तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे साहित्य इतिहास और आदिकाल से इस प्रश्न श्रृंखला का आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, परमाल रासो के कवि का क्या नाम है? ऑप्शन ए चंद बरदाई, ऑप्शन बी नरपति नाल्ल, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी दलपति विजय। आदिकालीन वीर गाथात्मक काव्य से जुड़ा ये प्रश्न है। अक्सर रासो शब्द देखकर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, रासो ग्रंथों के नाम काफी मिलते जुलते हैं। अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें तो चंदर बरदाई तो मशहूर पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, इसलिए पहला विकल्प तो हट गया। परमाल रासो, जिसे लोक साहित्य में लोग आल्हा खंड के नाम से बड़े जोश से गाते हैं, वो जगनिक की रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी राहुल सांकृतायन, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। देखिए, आदिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद रहे हैं। ये उसी से जुड़ा प्रश्न है। नामकरण सच में बहुत भ्रमित करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो इस काल की वीरता को देखकर इसे वीर गाथा काल कहा था, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने देखा कि इस युग में सिद्धों का प्रभाव और सामंतों का दबदबा था, इसीलिए उन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल नाम दिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही कहा। प्रश्न संख्या 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? ऑप्शन ए कीर्ति पताका, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। शुक्ल जी की पारखी नजर में हिंदी का पहला बड़ा प्रबंध काव्य कौन सा है, ये हमें पहचानना है। यहाँ प्रिय प्रवास तो आधुनिक काल के द्विवेदी युग का है, तो वो रेस से बाहर हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के कवि चंद बरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो को ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी राजकुमार शर्मा, ऑप्शन सी गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। साहित्य इतिहास लेखन की एक बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक के लेखक की पहचान यहाँ करनी है। देखिए, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, लेकिन जब बात दूसरा इतिहास की आती है तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अच्छा, आदिकाल की इन वीर गाथाओं के बाद अब हम उस युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसे साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, भक्ति काल। प्रश्न संख्या 5, बीजक के रचयिता का क्या नाम है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी दयाल। यह निर्गुण भक्ति शाखा से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ है। निर्गुण यानी ईश्वर को निराकार रूप में पूजना। जब भी निर्गुण काव्यधारा की बात होती है तो साखी, सबद और रमेनी का यह संग्रह सबसे ऊपर आता है। बीजक संत कबीरदास की प्रामाणिक रचनाओं का ही संग्रह है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायजी की नहीं है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी चंदायन, ऑप्शन डी आखिरी कलाम। जायजी सूफी काव्य के बहुत बड़े नाम हैं, पर यहाँ हमें उस रचना को अलग करना है जो उनकी नहीं है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये तीनों ही मलिक मोहम्मद जायसी की अत्यंत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन चंदायन जायसी की नहीं बल्कि मुल्ला दाऊद की रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही पकड़ा। प्रश्न संख्या 7, भारत में भक्ति का स्रोत कहां से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी दक्षिण। ये प्रश्न भक्ति आंदोलन के उदय और उसके फैलाव पर आधारित है। हिंदी साहित्य में एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, भक्ति द्राविड़ उपजी। यहां द्राविड़ का सीधा अर्थ दक्षिण भारत से है, मतलब भक्ति की लहर दक्षिण से शुरू होकर उत्तर भारत तक आई। सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या बात है। प्रश्न संख्या 8, संतन को कहां सीकरी सो काम किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभनदास, ऑप्शन सी चतुर्भुजदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। यह अष्टछाप के एक कवि के स्वाभिमान को दर्शाने वाली बहुत चर्चित उक्ति है। हाँ, अष्टछाप यानी कृष्ण भक्त 8 कवियों का समूह। जब सम्राट अकबर ने अष्टछाप के कवि कुंभनदास को अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बुलाया था,
तब उन्होंने विरक्ति भाव से यह पंक्ति कही थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या बात है। प्रश्न संख्या 9। नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन ए सूफी काव्य, ऑप्शन बी राम काव्य, ऑप्शन सी संत काव्य, ऑप्शन डी कृष्ण काव्य। गुरु नानक देव जी की विचारधारा को यहाँ पहचानना है। देखिए, गुरु नानक देव जी ईश्वर को निराकार मानते थे और ज्ञान के माध्यम से भक्ति पर बल देते थे। इसलिए वे निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिसे संत काव्यधारा भी कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। ई मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी जायसी। यह काव्य पंक्ति इंसान के प्रेम को अलौकिक दर्जा देती है। इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य का प्रेम ही उसे वैकुंठ यानी स्वर्ग तक ले जाता है। यह सूफी प्रेमान्याखानक काव्य पद्मावत की पंक्ति है और पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी कबीरदास। यह सगुण कृष्ण भक्ति की एक ऐसी रचना है जिसमें ज्ञान पर प्रेम की जीत दिखाई गई है। बिल्कुल, गोपियों और उद्धव के बीच हुए सगुण बनाम निर्गुण के संवाद को ही भ्रमर गीत कहा जाता है। यह महाकवि सूरदास की अमर रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही जवाब। प्रश्न संख्या 12। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव से अपना नाम रख लिया। ऑप्शन ए कृष्णदास, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी प्रेमदास। यह एक मुस्लिम कवि के बारे में है जिनका ब्रजभूमि से प्रेम अद्भुत था। हाँ, ये भक्ति की सच्ची ताकत दिखाता है। मुस्लिम होते हुए भी सैयद इब्राहिम का कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अपना नाम बदल लिया और वे साहित्य में रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अद्भुत। प्रश्न संख्या 13। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी केशवदास। पुष्टि मार्ग यानी ईश्वर की कृपा का मार्ग, और इस मार्ग का सबसे बड़ा कवि किसे माना गया है? देखिए, अष्टछाप के कवियों में सूरदास का स्थान सबसे ऊपर है। जब सूरदास जी का निधन हो रहा था, तब विट्ठलनाथ ने भारी मन से कहा था कि पुष्टि मार्ग को जाच जात है। यह उपाधि सूरदास जी के लिए ही थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 14। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह एक ऐसे कवि से जुड़ा प्रश्न है जो मुगल दरबार का सेनापति भी था। अकबर के नवरत्नों में अब्दुल रहीम खान खाना बहुत प्रसिद्ध हैं। वही रहीम हैं जिन्होंने नीति और भक्ति से परिपूर्ण दोहावली की रचना की थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। भक्ति की गहराइयों से निकलकर अब हम रीतिकाल के उस युग की ओर बढ़ते हैं जहां कला और श्रृंगार का बोलबाला था। प्रश्न संख्या 15। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी श्रृंगार काल, ऑप्शन सी अलंकृत काल, ऑप्शन डी उत्तर मध्यकाल। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा था, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने महसूस किया कि इस युग की सबसे बड़ी प्रवृत्ति श्रृंगार है, इसलिए उन्होंने इसे श्रृंगार काल का नाम दिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अच्छा। प्रश्न संख्या 16। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी पद्माकर। रीतिकाल में 3 धाराएं थीं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। हमें नियमों से मुक्त धारा के कवि को पहचानना है। बिहारी रीति सिद्ध हैं, देव और पद्माकर रीतिबद्ध हैं, लेकिन घनानंद ने किसी नियम में बंधकर नहीं बल्कि अपने हृदय की स्वच्छंद पीड़ा से कविताएं लिखी, इसलिए वे रीतिमुक्त कवि हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही कहा। प्रश्न संख्या 17। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी भिखारीदास।
अब देखिए, रामकथा का नाम आते ही मन सीधे एक ही विकल्प की तरफ भागता है। एकदम सही। रामकथा देखते ही लोग तुरंत तुलसीदास चुन लेते हैं, जो यहाँ एक बड़ा ट्रैप है। रामचंद्रिका दरअसल रीतिकाल के केशव दास द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न में सनफ्लावर 18 पद्माकर रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीति सिद्ध, ऑप्शन सी रीति मुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम बड़े कवियों में गिने जाते हैं। देखिए, पद्माकर ने अपने काव्य में अलंकार और रस जैसे काव्य शास्त्रीय नियमों का पूरा पालन किया और लक्षण ग्रंथ रचे। इस नियमबद्धता के कारण वे रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब हम आधुनिक काल की ओर आते हैं, जहां कविता दरबारों से निकलकर समाज और राष्ट्र प्रेम से जुड़ गई। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी लहर, ऑप्शन डी उर्वशी। प्रिय प्रवास हरिऔध जी की है और लहर जयशंकर प्रसाद की। रामकथा पर आधारित साकेत, जिसमें उर्मिला के त्याग को मुख्य विषय बनाया गया है, वो मैथिली शरण गुप्त का प्रसिद्ध महाकाव्य है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 20, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी धूमिल। किस कवि की कविताओं ने स्वाधीनता आंदोलन में जान फूंक दी थी? हाँ, पुष्प की अभिलाषा जैसी ओजपूर्ण और राष्ट्रीय भावनाओं से भरी कविताएं लिखने वाले माखनलाल चतुर्वेदी को ही एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही जवाब। प्रश्न संख्या 21, इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी धूमिल। आधुनिक हिंदी कविता का सबसे भावुक युग छायावाद था। हमें उसके एक स्तंभ को पहचानना है। बच्चन जी हालावाद से जुड़े हैं और अज्ञेय प्रयोगवाद से। प्रसाद, पंत निराला और महादेवी वर्मा को ही छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माना जाता है। अतः जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1950। यह वह ऐतिहासिक संगठन है जिसने साहित्य में प्रगतिवाद की नींव रखी। मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। वर्ष 1936 में हुए इसी अधिवेशन से भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की शुरुआत मानी जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। एग्जाम सही। प्रश्न संख्या 23, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? ऑप्शन ए अस्तित्ववाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी गांधीवाद, ऑप्शन डी मनोविश्लेषणवाद। यह साहित्य और राजनीतिक विचारधारा के कनेक्शन को समझने वाला सवाल है। देखिए, जो विचारधारा राजनीति में शोषितों की आवाज उठाती है, उसे कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद कहते हैं। जब यही दर्शन साहित्य में आता है तो वो प्रगतिवाद कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 24, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी चौथा सप्तक। कविता में नए प्रतीकों के प्रयोग की शुरुआत कहां से हुई? प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित उस संकलन से होता है जिसमें 7 कवियों की रचनाएं शामिल थीं। यानी तार सप्तक के प्रकाशन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25, अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक है? ऑप्शन ए दिव्या, ऑप्शन बी शेखर एक जीवनी, ऑप्शन सी मृगनयनी, ऑप्शन डी चित्रलेखा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय का एक बहुत ही चर्चित मनोवैज्ञानिक उपन्यास यहाँ खोजना है। दिव्या यशपाल का है। बाल मनोविज्ञान और किशोरावस्था की कुंठाओं को समझने वाला शेखर एक जीवनी अज्ञेय का एक अत्यंत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। सही उत्तर है
ऑप्शन बी। बहुत खूब। प्रश्न संख्या 26, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी नरेश मेहता, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी धूमिल। महाभारत के युद्ध के बाद के नैतिक संकट पर लिखा गया यह एक मास्टरपीस है। हाँ, ये नाटक युद्ध की विभीषिका को आज के संदर्भ में दिखाता है। ये एक अत्यंत सशक्त गीति नाट्य है जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 27, मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी संसद से सड़क तक, ऑप्शन सी चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन डी कुआनो नदी। अपनी जटिल फैंटेसी कविताओं के लिए मशहूर मुक्तिबोध की कृति को पहचानना है। संसद से सड़क तक तो धूमिल की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध का सबसे महत्वपूर्ण काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, जिसमें समाज की विद्रूपताओं को दिखाया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही। प्रश्न संख्या 28, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए उदय प्रकाश, ऑप्शन बी मंगलेश डबराल, ऑप्शन सी अरुण कमल, ऑप्शन डी राजेश जोशी। समकालीन हिंदी कविता से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समकालीन कविता में पहाड़ और वहां के जनजीवन को बड़ी सूक्ष्मता से उकेरने वाली ये एक अत्यंत प्रसिद्ध कृति है। इसके रचयिता मंगलेश डबराल हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29, साय में धूप के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए कुमार विकल, ऑप्शन बी विनोद कुमार, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी राजेश जोशी। ये उस संग्रह के बारे में है जिसने हिंदी गजल को आम आदमी की पीड़ा से जोड़ दिया। जब भी हिंदी गजल की बात आती है तो एक ही नाम सबसे प्रमुखता से उभरता है। उमड़ व्यवस्था पर तीखी चोट करने वाला ये प्रसिद्ध गजल संग्रह दुष्यंत कुमार का है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। कविता के सफर के बाद चलिए अब गद्य विधाओं की तरफ चलते हैं, विशेषकर रंगमंच की दुनिया में। प्रश्न संख्या 30, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है? ऑप्शन ए अंधेर नगरी, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी शकुंतला, ऑप्शन डी सहयोगिता स्वयंवर। यहाँ बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तत्कालीन भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करने वाला अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अमर प्रहसन है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 31, सरस्वती के संपादक इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी हरिऔध। ये वो पत्रिका है जिसने हिंदी खड़ी बोली को उसका मानक रूप दिया। देखिए, सरस्वती पत्रिका की शुरुआत 1900 में हुई, लेकिन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला। उन्होंने ही हिंदी को नया रूप दिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही कहा। प्रश्न संख्या 32, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी विचार और वितर्क, ऑप्शन डी रसरंजन। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक की कृति को पहचानने का ये प्रश्न है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकारों और समीक्षा पर आधारित निबंधों का संकलन चिंतामणि है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी शरद जोशी, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी नरेंद्र कोहली। हिंदी साहित्य में व्यंग्य को समाज को सोचने पर मजबूर करने का हथियार किसने बनाया? व्यंग्य को एक गंभीर साहित्यिक विधा का दर्जा दिलाने का श्रेय हरिशंकर परसाई को जाता है। पगडंडियों का जमाना उन्हीं की एक सशक्त व्यंग्य रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 34, बंग महिला की कहानी का नाम है? ऑप्शन ए किस्सा तोता मैना, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन सी हार की जीत, ऑप्शन डी दुलाई वाली। हिंदी की बिल्कुल शुरुआती कहानियों में से एक महत्वपूर्ण कृति की पहचान करनी है। उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की माइलस्टोन कहानी है। राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला कहा जाता है, उनकी लिखी दुलाई वाली हिंदी की आरंभिक कहानियों में गिनी जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या बात है। प्रश्न संख्या 35, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी मोहन राकेश,
ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी कमलेश्वर। 1970 के दशक में आम आदमी के संघर्षों को केंद्र में रखकर एक आंदोलन चला था। हाँ, 1970 के दशक में सारिका पत्रिका के माध्यम से कमलेश्वर ने ही इस समांतर कहानी आंदोलन को चलाया था। सही उत्तर है ऑप्शन डी। गुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन डी भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों की भीड़ में एक अलग नाटक को पहचानना है। प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी लिखे हैं, लेकिन भारत दुर्दशा उनका नहीं, बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का नाम क्या है? ऑप्शन ए शंकर शेष, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन डी उदय शंकर भट्ट। ये आधुनिक हिंदी नाटक की एक ऐसी कृति है जिसे मील का पत्थर माना जाता है। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित यह सुप्रसिद्ध नाटक मोहन राकेश ने लिखा है। यह बहुत ही चर्चित नाटक है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 38। 8वां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम लिखिए। ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी गोविंद चातक, ऑप्शन डी मोहन राकेश। ये नाटक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय को उठाता है। कालिदास के महाकाव्य कुमार संभवम के 8वें सर्ग को लेकर जो विवाद हुआ था, उसी के इर्द गिर्द बुना गया यह नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही। प्रश्न संख्या 39। बकरी नाटक के नाटककार का नाम लिखिए। ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी असगर वजाहत। शुरुआत में हमने जिस नाटक का जिक्र किया था, जो राजनीति पर प्रहार है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनैतिक व्यंग्य नाटक है जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। नाटकों के सफर के बाद अब बात करते हैं उपन्यासों की। प्रश्न संख्या 40। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी ठेठ हिंदी का ठाठ, ऑप्शन डी चंद्रकांता। उपन्यास माना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 41। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन ए कर्मभूमि, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी तितली, ऑप्शन डी गोदान। कथा सम्राट प्रेमचंद के विशाल साहित्य में से हमें एक गैर प्रेमचंद रचना खोजनी है। कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदांत प्रेमचंद के हैं, लेकिन तितली एक आदर्शवादी उपन्यास है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 42। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी जिनेंद्र कुमार। यह उपन्यास मृणाल नाम की एक स्त्री के मानसिक द्वंद्व का चित्रण करता है। व्यक्ति के मन की गहराइयों को दिखाने में जिनेंद्र कुमार का कोई सानी नहीं था। त्यागपत्र उन्हीं की एक बहुत ही चर्चित और मनोवैज्ञानिक रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। एकदम सही। प्रश्न संख्या 43। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम बताइए। ऑप्शन ए मानस का हंस, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी खंजन नयन, ऑप्शन डी भाग्यवती। भक्तिकाल के एक बड़े कवि के जीवन पर लिखा गया ये उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास पर मानस का हंस और जन्मांध सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास खंजन नयन लिखा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन ए दादा कामरेड, ऑप्शन बी शेखर एक जीवनी, ऑप्शन सी नदी के द्वीप, ऑप्शन डी अपने अपने अजनबी। अज्ञेय के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के बीच एक अलग उपन्यास छिपा है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी ये तीनों अज्ञेय की ही कृतियां हैं, लेकिन दादा कामरेड मार्क्सवादी उपन्यास है जिसे यशपाल ने लिखा है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 45। रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी उषा प्रियंवदा, ऑप्शन डी कृष्णा सोपती। आधुनिक स्त्री के अकेलेपन को दर्शाने वाली इस रचना के बारे में हमें बताना है। राधिका के जरिए आधुनिक नारी की संवेदनाओं को उकेरने वाला ये चर्चित उपन्यास उषा प्रियंवदा का है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही।
प्रश्न संख्या 46। चाक के रचनाकार का नाम लिखिए। ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन बी मंजुल भगत, ऑप्शन सी सूर्यबाला, ऑप्शन डी ममता कालिया। यह ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित एक बेहद सशक्त उपन्यास है। ग्रामीण राजनीति के बीच एक स्त्री कैसे संघर्ष करती है, इसे चाक में गहराई से उकेरा गया है। इसकी रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, गद्य विधाओं के 4 प्रश्न। प्रश्न संख्या 47। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी नगेंद्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पर ये बहुत प्रामाणिक आलोचनात्मक जीवनी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 48। बिलेसुर बकरैया किसका संस्मरणात्मक रेखाचित्र है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। ये गद्य विधा हास्य व्यंग्य और यथार्थ का मिश्रण है। यह एक व्यंग्यात्मक और यथार्थवादी रेखा चित्र है जिसे खुद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 49। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? ऑप्शन ए वियोगी हरि, ऑप्शन बी उपेंद्रनाथ अश्क, ऑप्शन सी बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन डी बनारसी दास जैन। हिंदी साहित्य की आत्मकथा विधा का यह बिल्कुल शुरुआती बिंदु है। 1641 ईस्वी में लिखी गई कृति अर्धकथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है, जिसे बनारसी दास जैन ने लिखा था। सही उत्तर है ऑप्शन डी। और अब हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए रांगे राघव, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी यशपाल। ये यात्रा वृत्तांत साहित्य के उस मील के पत्थर के बारे में है जिसने यात्रा को ही दर्शन बना दिया। जब भी यात्रा और घुमक्कड़ी का नाम आता है तो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े यायावर राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है। उन्होंने ही घुमक्कड़ शास्त्र लिखा था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बहुत खूब। पूरे 50 प्रश्नों का हमारा ये लक्ष्य बिना रुके और पूरी तार्किक गहराई के साथ पूरा हुआ। बिल्कुल। जिस तरह से इन 50 प्रश्नों ने आदिकाल की वीर गाथाओं से लेकर भक्तिकाल और फिर आधुनिक गद्य तक के पूरे साहित्य इतिहास को समेट लिया, ये रिवीजन के लिए अत्यंत उपयोगी रहा। समापन से पहले आज के इस पूरे सफर पर विचार कीजिएगा, जो साहित्य आदिकाल में राजाओं के दरबार और तलवारों तक सीमित था, वो कैसे समय के साथ बदलता गया, कैसे उसने भक्तिकाल में ईश्वर को खोजा और फिर आधुनिक काल तक आते आते वो आम आदमी की आवाज बन गया। साहित्य और समाज का ये रिश्ता यूं ही नहीं बनता, इस पर स्वयं विचार करें। आज के इस शैक्षणिक सत्र में जुड़ने के लिए धन्यवाद।